राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में ऐसे उलझे कि पूरी कांग्रेस उस उलझन को सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन अब कांग्रेस को ये लगने लगा है कि अगर राहुल गांधी इसी तरह से बयानबाजी करते रहेंगे तो पूरी कांग्रेस इसी में उलझी रहेगी, तो फिर चुनावों में पार्टी का भट्टा बैठना तय है। इस वजह से कांग्रेस के नेताओं ने अब राहुल गांधी को ये सलाह दे डाली कि वे सीधे सीधे पीएम मोदी के खिलाफ बयान देने से बचें, क्योंकि अगर राहुल गांधी ने कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी चुनावी मुद्दों को अपने हिसाब से मोड़ देगी। इसलिए कर्नाटक चुनावों के लिए कांग्रेस ने उन वादों पर फोकस करने की सलाह दी है जो पार्टी ने किए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने और महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए प्रतिमाह और गरीबी रेखा से नीचे परिवार वालों को 10 किलो चावल देने का वादा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मानहानि मामले के बाद पार्टी पूरी तरह से सतर्क है। सूत्रों का ये कहना है कि कांग्रेस इसलिए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करने से बचने के लिए सलाह दे रही है। 2019 में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने के चलते सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया। इसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो गई। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि अगर हम मोदी के खिलाफ कुछ कहेंगे तो वे उसे कुछ और ही समझ लिया जाएगा, चुनावी तस्वीर बदलने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण दिया और कहा कि गुजरात चुनाव के दौरान उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी, बढ़ती कीमत जैसे मुद्दों को उठाए जाने का प्लान बनाया है। इसके अलावा पार्टी ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, घर की महिला प्रमुखों को 2,000 रुपए प्रतिमाह, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए प्रतिमाह और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार वालों को 10 किलो चावल देने का वादा किया है। राज्य में 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना। राहुल ने जो सजा के खिलाफ अपील की है, सूरत कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके खिलाफ कांग्रेस नेता ने सेशंस कोर्ट में भी अपील की है और अब इस मामले की सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। दोषी पाए जाने के बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। साथ ही सचिवालय की तरफ से उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी दिया गया है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। संसद की सदस्यता छिन जाने के बाद राहुल गांधी के साथ पूरी कांग्रेस हुड़दंग मचा रही है। क्या संसद और क्या सड़क, हर कहीं कांग्रेस का हंगामा जारी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो अदालत में भी कुछ वैसा ही मंजर पेश करने की कोशिश की और राहुल गांधी पूरे दलबल के साथ कोर्ट जा पहुंचे। इसे सीधे तौर पर अदालत को धमकाने और उस पर दबाव बनाने की कोशिश माना गया। कांग्रेस की इसी हरकत से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी को अपने रडार पर ले रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि किसी सांसद की सदस्यता रद्द की गई हो, तो इस बार इतना हंगामा क्यों बरपा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका पर दबाव बनाने और धमकी का काम किया है। व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में फैलाया है, वो ठीक नहीं है। ये एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये पहली बार नहीं है कोई व्यक्ति या सांसद की सदस्यता बर्खास्त की गई हो। पिछले 10 सालों में इस लिस्ट में कई लोग शामिल हैं, तो क्या कारण है इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है। हमारे संसद या लोकतंत्र को चलने नहीं दिया जा रहा है। लोग काले कपड़े पहनकर संसद में आ रहे हैं। सिंधिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो क्या नेताओं की पूरी फौज लेकर जाता है। देश में जो गतिविधियां राहुल की हैं, मैं उस पर कुछ तथ्य रखता हूं। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दबाव और धमकी के लहजे में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और सबसे निचले स्तर पर जाने में कोई कमी नहीं कर रही है। ये स्वार्थ की लड़ाई है, लोकतंत्र की नहीं। ये अदालत पर दबाव है कि नहीं। देश में, शहर में ट्रेन रोकी गई, क्या ये गांधी जी के सिद्धांत है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। हावड़ा हिंसा के बाद सियासत कर रही ममता बनर्जी मुश्किलों में फंस गई हैं। बीजेपी पर हिंसा के आरोप लगा रही ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। बंगाल में राम नवमी पर शोभा यात्रा के दौरान हिंसा के बाद ममता बनर्जी सरकार सवालों के घेरे में है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती के संबंध में ममता बनर्जी सरकार को सख्त निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर बंगाल पुलिस हालात को नहीं संभाल पा रही है तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस इलाके में धारा 144 लगी है वहां से होकर जुलूस न निकले।
रामनवमी पर हावड़ा के हुगली में हुई हिंसा, इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट भी तलब की है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय ममता बनर्जी इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी बीजेपी पर दंगों की फंडिंग करने का आरोप लगा रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि जिस राज्य में बीजेपी सत्ता में नहीं होती वहां दंगे होते हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी पर दंगों की फंडिंग और हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ममता ने कहा था कि यहाँ लोग आए, 5 स्टार होटल में ठहरे, दंगा भड़काया, बीजेपी वालों के साथ मीटिंग की और वापस चले गए। पश्चिम बंगाल में पिछले 6 दिन से चल रही हिंसक घटनाओं पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अगर बंगाल पुलिस से नहीं संभलता है तो जुलूस वाले इलाकों में पैरामिलिट्री यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किया जाए। अदालत में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने दलील दी कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव में उन्हें चोट आई थी, साथ ही जहां धारा 144 लगी हो वहां से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा न निकाली जाए। रामनवमी के जुलूस के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में 2 गुटों के बीच हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा तो ममता बनर्जी ने ये कहकर मुस्लिम रमजान के दिनों में गलती नहीं करते और मैंने पहले ही कहा था कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जुलूस न निकालें, सारा ठीकरा हिंदुओं के सिर पर फोड़ दिया और हिंदुओं को कह डाला कि वे रमजान के दिनों में मुसलमानों की रक्षा करें। ममता बनर्जी ने एक तरह से मुस्लिम एरिया कहकर पश्चिम बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया और ऐसे में ममता बनर्जी को मद्रास हाईकोर्ट की कही बात याद करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि हिंदुओं को रामनवमी मनानी चाहिए लेकिन उन्हें मुस्लिम एरिया में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी रमजान का महीना चल रहा है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के पेरम्बलूर जिले के वी कलाथुर इलाके की घटना पर टिप्पणी की थी। वहां मंदिरों के जुलूस को लेकर एक खास रूट पर मुस्लिमों की आपत्ति थी कि यहां से मंदिर की यात्रा न निकाली जाए। पुराने समय से ही वहां मंदिरों का 3 दिवसीय त्योहार हर साल आयोजित होता आ रहा है, लेकिन 2012 से स्थानीय मुस्लिम इसे हराम बताकर आपत्ति जताने लगे। जजेस ने भी इस बात को माना कि 2011 तक गांव के हर रास्ते पर मंदिर की शोभा यात्रा निकाली जाती थी और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी। मद्रास हाईकोर्ट ने तब साफ कहा था कि सड़कों या गलियों तक जनता की पहुंच होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी धर्म मजहब के हों। मद्रास हाईकोर्ट ने भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताते हुए कहा था कि किसी खास क्षेत्र की किसी मजहब के लोग बहुलता में हैं, इसका ये अर्थ नहीं कि वहां से किसी दूसरे धर्म के लोग यात्रा नहीं निकाल सकते। मद्रास हाईकोर्ट ने चेताया कि ऐसे मामलों से इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि अल्पसंख्यक देश के अधिकतर हिस्सों में अपने त्योहार नहीं मना सकेंगे या जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस तरह की दिक्कतों को दूसरा समाज भी करने लगे तो देश भर में अशांति और उन्माद का माहौल पैदा हो जाएगा। इसलिए मुस्लिम एरिया जैसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सदियों से जो परंपरा है उसे निभाने से रोकना हिंदुओं के साथ अन्याय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मनीष सिसोदिया को लगातार दूसरे दिन भी जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया ने अदालत के सामने शराब घोटाला की पूरी टोपी कैबिनेट और आबकारी विभाग पर ट्रांसफर करने की कोशिश की और कहा कि कैबिनेट में मैं कोई अकेला नहीं हूं और आबकारी नीति तो आबकारी विभाग ने बनाई है। मेरे पास तो कई विभाग थे, मुझसे बिल ड्राफ्ट करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। लेकिन अदालत उनके तर्कों से सहमत नहीं हुई और जमानत मामले की सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई। सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। प्रीडिकेट ऑफेंस को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर आधारित है। इससे पहले कोर्ट में सिसोदिया के वकील ने कहा कि पीएमएलए एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किसी भी तरह का अपराध सिसोदिया ने नहीं किया। कोर्ट को यह देखना होगा कि क्या सेक्शन 3 के तहत कोई उल्लंघन किया गया है या नहीं। मनीष सिसोदिया की तरफ से वकीलों ने एक नोट कोर्ट को सौंपा। सिसोदिया के वकील ने कहा, मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद लगभग 500 रेड्स की गई, कई लोगों से पूछताछ की गई, गिरफ्तार किया गया, लेकिन कभी भी किसी ने भी सिसोदिया पर गवाह या सबूतों को प्रभावित करने का आरोप नहीं लगाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि अपराध की आय का एक भी पैसा न तो उनके पास है और न ही उनके परिवार के किसी सदस्य के पास मिला।
सिसोदिया के वकील ने कहा कि कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगा रहा है, ये दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। विजय नायर मेरे इशारे पर काम कर रहा था, सिर्फ कुछ अधिकारियों के बयान पर मुझे दोषी नहीं करार दिया जा सकता। पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा कि एक संजय गोयल का बयान है जो एक आयुक्त थे। उन्होंने कहा कि जीओएम ने अन्य राज्यों में आबकारी नीति सहित बहुत सारे डेटा मांगे हैं। ऐसा नहीं है कि जीओएम बिना किसी मंथन के काम कर रहा था। सिफारिशों को कैबिनेट की ओर से स्वीकार किया जाता है। कैबिनेट में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं था। आबकारी विभाग की जिम्मेदारी पॉलिसी तैयार करने की है। मुझसे पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरे पास 9 विभाग थे। सिसोदिया के वकील ने कहा कि 20 अप्रैल 2021 को और 19 मई 2021 को संशोधन का सुझाव दिया, जिसे कैबिनेट की ओर से अनुमोदित किया गया। पॉलिसी में 12 प्रॉफिट मार्जिन संबंधित कंपनियों के क्लॉज शामिल हैं। ये क्लॉज केवल एक और होलसेलर्स के लिए थे। एलजी ने कहा कि होलसेलर्स और रिटेलर्स पर भी लागू करें, और अब वे भी कह रहे हैं कि 12 जादुई मार्जिन कहां से आ गया। इसे सभी ने स्वीकार किया और अब केवल सिसोदिया को दोष दे रहे हैं। ईडी के वकील ने सिसोदिया के वकील की दलील पर जवाबी दलील देने के लिए समय मांगा। ईडी के वकील ने कहा कि मामले में कुछ नए साक्ष्य और सबूत सामने आए हैं, उनको कोर्ट के सामने रखना है। ईडी ने कहा कि हवाला ऑपरेटर से जुड़े कुछ दस्तावेज मिले हैं, हम कुछ नए सबूत जुटाने की प्रक्रिया में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। गुलाम नबी आजाद के निशाने पर कांग्रेस है, पर वे कांग्रेस को पूरी तरह से एक्सपोज करके खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन तीखे हमले लगातार कर रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन के लिए बेचैन कांग्रेस पर टिप्पणी की और कहा, कांग्रेस के साथ समझौता करके कई क्षेत्रीय पार्टियां चुनाव हार चुकी हैं, इसलिए वे अब कांग्रेस के साथ समझौता क्यों करें। लोकसभा की सदस्यता छिन जाने के बाद राहुल गांधी ने पूरी पलटन के साथ सूरत कोर्ट जाने को लेकर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में कुछ नहीं बदला, कांग्रेस में चाटुकारिता का लेबल अब वही पुराना है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ सूरत की एक कोर्ट में गए थे। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट में मानहानि मामले को खारिज करने को लेकर याचिका दाखिल की थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस को वही जीत की उम्मीद है जहां उनका मजबूत लोकल लीडर होगा। चुनाव में जीत हार में कांग्रेस नेतृत्व की कोई भूमिका नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व का किसी सीट पर भी प्रभाव नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से कई क्षेत्रीय दल हारे हैं। गुलाम नबी आजाद ने विपक्षी एकता की संभावना से भी साफ इनकार किया। आजाद ने पिछले साल अगस्त में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी से अलग होने के बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की स्थापना की। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे आजाद ने अपनी आत्मकथा आजाद में हिमंता बिस्वा शर्मा और कुछ अन्य प्रकरणों पर प्रकाश डाला है। गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि राहुल गांधी को जब बताया गया कि असम में कभी कांग्रेस के प्रमुख नेता रहे हिमंता बिस्वा शर्मा को बहुसंख्यक विधायकों का समर्थन हासिल है और वह बगावत करने के साथ ही पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, तो कांग्रेस नेता का 2 टूक जवाब था कि जाने दीजिए उन्हें। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने हिमंता के मामले को सही ढंग से नहीं संभाला और सोनिया गांधी ने भी पार्टी अध्यक्ष के तौर पर हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि उनको इसका आभास था कि शर्मा के पार्टी से चले जाने से क्या नुकसान होने वाला है। शर्मा कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिलहाल वह असम के मुख्यमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को लेकर बड़े बड़े सपने बुनने में लगी कांग्रेस। लोकसभा की सदस्यता छिन जाने के बाद अब कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी ठीक उसी जगह से अपने नए अभियान की शुरुआत करेंगे जहां दिए गए बयान की वजह से उनकी सदस्यता छिन गई और 2 साल की सजा भी मिल गई। इसके लिए कांग्रेस ने 9 अप्रैल की तारीख भी तय कर दी है कि इसी दिन राहुल गांधी अपनी सत्यमेव जयते यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन जैसे ही कांग्रेस को ये पता चला कि 9 अप्रैल को पीएम मोदी भी कर्नाटक में होंगे और टाइगर प्रोजेक्ट में हिस्सा लेंगे, कांग्रेस ने झटपट राहुल गांधी का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कांग्रेस की सत्यमेव जयते यात्रा अब 10 अप्रैल को कोलार से शुरू की जाएगी, यानी पीएम मोदी के कर्नाटक से लौटने के दूसरे दिन। इससे पहले 2 बार इस यात्रा को पहले ही पोस्टपोन किया जा चुका है। कांग्रेस ने पहले दावा किया था कि तय रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के साथ ही राहुल गांधी की यात्रा रखी गई थी, लेकिन अब उसी यात्रा को 1 दिन आगे शिफ्ट कर दिया गया है। पार्टी ने इसका कोई स्पष्ट कारण तो नहीं बताया, लेकिन कहा गया कि 10 अप्रैल को कर्नाटक में कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन होना है।
ऐसे में उस उद्घाटन के बाद ही कोलार में यात्रा शुरू करने की तैयारी है। लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा को रद्द किए जाने के पीछे कांग्रेस का डर है कि कहीं राहुल गांधी कोई ऐसी टिप्पणी न कर दें जिससे नया विवाद शुरू हो जाए और कांग्रेस का बना बनाया खेल बिगड़ जाए। इसके लिए कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी को पहले ही ये सलाह दे डाली है कि वे पीएम मोदी पर सीधा हमला न करें, क्योंकि अगर कोई विवाद शुरू हो गया तो फिर कर्नाटक चुनाव छोड़कर पूरी पार्टी को राहुल गांधी के बचाव में लग जाना पड़ेगा। बीजेपी आसानी से चुनाव जीतकर चली जाएगी। कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे का उदाहरण देकर समझाया कि गुजरात चुनाव के दौरान उनके बयान को तोड़ा मरोड़ा गया और अगर राहुल गांधी वैसी ही गलती कर्नाटक में दोहराएंगे तो पार्टी को नुकसान होगा। हालांकि कांग्रेस के नेताओं ने अपनी तरफ से तो राहुल गांधी को समझा दिया, लेकिन राहुल गांधी का क्या है, कभी भी जोश में आकर वे कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए कांग्रेस कर्नाटक के मैदान में पीएम मोदी और राहुल गांधी का आमना सामना नहीं होने देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, हेमंत सोरेन, केसीआर, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार सहित 14 पार्टियां झुंड बनाकर सुप्रीम कोर्ट गईं, इसलिए कि ईडी और सीबीआई हमारे खिलाफ एक्शन ले रही हैं, उसे रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तेवर दिखाए कि सभी 14 पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेकर खिसकना पड़ गया। 14 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के जरिए आरोप यह लगाया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसीज का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मांग की गई थी कि यह तत्काल प्रभाव से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। ऐसे में याचिका को वापस लेना पड़ा। कोर्ट ने 2 टूक कहा कि देश में नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं। विपक्षी दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिनमें से 95% विपक्षी दलों से हैं। सीबीआई की ओर से 124 जांच में से 95% से अधिक विपक्षी दलों से हैं। लेकिन लोकतंत्र क्या है जब नेता ही इन मामलों के लिए लड़ रहे हैं? केवल इन वर्गों के लोगों के लिए ट्रिपल टेस्ट के अधीन एक अदालत हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा, क्या हम इन आंकड़ों के वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए? कोर्ट का यह कहना है कि अंततः एक नागरिक नेता मूल रूप से नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। सीजीआई ने कहा कि आप कहते हैं कि ईडी अपराध या संदेह की गंभीरता के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकती। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपराध की गंभीरता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? सिंघवी ने कहा कि पक्षकार नहीं चाहते कि याचिका से भारत में कोई लंबित मामला प्रभावित हो और वे मौजूदा जांच में हस्तक्षेप करने के लिए यहां नहीं हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विशेष मामले के तथ्यों के बिना सामान्य दिशा निर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है। जब आपके पास व्यक्तिगत आपराधिक मामला हो तो हमारे पास वापस आएं। मामले के तथ्यों से संबंध रखे बिना सामान्य दिशा निर्देश देना खतरनाक होगा। इसी वजह से इस याचिका पर सुनवाई संभव नहीं। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये 1 या 2 पीड़ित व्यक्तियों की दलील नहीं है, ये 14 राजनीतिक दलों की दलील है। क्या हम कुछ आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि जांच से छूट होनी चाहिए? आपके आंकड़े अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेषाधिकार है? कोर्ट ने पूछा कि आप चाहते हैं कि 7 साल तक की सजा के मामलों में अगर शर्तों का हनन नहीं हो रहा हो तो गिरफ्तारी न हो, अगर चाइल्ड अब्यूज या रेप जैसा मामला न हो तो गिरफ्तारी न हो। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर ये करना भी है तो ये विधायिका का काम है। राजनेताओं के लिए हम अलग से दिशा निर्देश नहीं बना सकते। अब सुप्रीम कोर्ट की इन दलीलों के बाद विपक्ष ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। 24 मार्च को 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस समय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके की तरफ से याचिका दायर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। राहुल गांधी के नेताओं की पूरी पलटन लेकर सूरत जाने और संसद में काले कपड़े पहनकर विरोध करने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही पर हमले किए और ऐसे हमले किए कि पूरी कांग्रेस तिलमिला उठी।
सिंधिया के बयान के बाद पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कौन किस पर दबाव डाल रहा है ये समझना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बताएं कि उनकी मांग क्यों गलत है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा बयान दिया था। सिंधिया ने कहा था कि राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। पहली बार किसी की सदस्यता रद्द नहीं हुई, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा। सिंधिया ने राहुल गांधी पर कोर्ट के ऊपर दबाव बनाने का आरोप लगाया। आरोपों के जवाब में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमें खुद समझा दीजिए कि हमारी मांग क्यों गलत है। दबाव के आरोपों पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी पर कभी दबाव नहीं डालती है। मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार दबाव डाल रही है, लेकिन एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति जिसे 3 साल की सजा है, उसके बावजूद उसकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती, और एक व्यक्ति जिसने सच कहा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है ये समझना चाहिए। राहुल गांधी ने जिस तरह अपनी निजी कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बनाने की कोशिश की, उससे एक बात तो स्थापित हो चुकी है कि कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सिंधिया ने आगे कहा कि कांग्रेस के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास के नागरिक हैं, जबकि आप और हम थर्ड क्लास के नागरिक हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी फौज लेकर सूरत कोर्ट गए, इसे कोर्ट पर दबाव बनाना कहा जाएगा। सिंधिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है, क्या वे नेताओं की पूरी फौज लेकर जाता है? देश में जो गतिविधियां राहुल गांधी की रही हैं, उस पर मैं कुछ तथ्य रखता हूं। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दबाव और धमकी के लहजे में अपनी लड़ाई को लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।